आज के इस व्याख्यान कड़ी में हिंदी साहित्य की एक विधा जिसको 80 के दशक में दलित साहित्य के रूप में जाना जाता है। वैसे तो साहित्यकार और हिंदी के इतिहासकार हिंदी में दलित साहित्य का उदय और हिंदी में दलित साहित्य का पर्दापण 80 के दशक में मराठी भाषा से मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दलित साहित्य तो 15वीं-16वीं शताब्दी में स्थापित हो गया था, जब संत रविदास ने अपने मुखार बिंद से अपनी जाति, अपने धर्म और अपने नाम का व्याख्या करके समाज को यह चेतावनी दी, यह चेताया कि जाति कोई बड़ी नहीं है, कोई छोटी नहीं है। कर्म आधारित उसके गुण देखे जाते हैं और मानव समाज को एक संदेश देकर, संदेश के माध्यम से उन्होंने समरसता, भाईचारा, एकता के सूत्र में पिरोने की बात कही और वहीं से दलित साहित्य का उदय माना जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबहन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। मित्रों, भक्तिकालीन इतिहास में और संत साहित्य की परंपरा में ये यूँ कह लीजिए, अगर संत साहित्य की चर्चा हो और संत रविदास और संत कबीरदास का नाम ना लें तो यह उस साहित्य के साथ, यह उन संतों के साथ अन्याय होगा। और आज इसी कड़ी में 21वीं सदी में दलित कहानी का मर्म, दलित कहानी की सच्चाई और क्यों इस प्रकार की प्रवृत्ति और क्यों इस प्रकार के साहित्य जिसमें जाति भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, छोट बड़े, ऊंच नीच, ये सब साहित्य में नहीं आना चाहिए। क्योंकि साहित्य की प्रवृत्ति समाज को एक नया संदेश और नई दिशा देने का काम करती है। यूं कह लीजिए कि समकालीन दलित साहित्य में कहानी और उसकी वास्तविक पहचान जब साहित्य की हम जाति आधारित पहचान करते हैं तो उसमें बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और इन सब बातों को लेकर, अब चिंतन और मंथन को लेकर, हम समकालीन दलित साहित्य या यूँ कह लीजिए 21वीं सदी में दलित कहानी का
जो सच है वो क्या है। हजारों साल तक दलित समाज अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से वंचित रहा। आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो भी इस वीडियो को सुन रहा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेगा, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था जो भारत में स्थापित हुई हजारों साल का इतिहास है, और उस हजारों साल के इतिहास में चाहे शूद्र समाज हो और 80 के दशक के बाद दलित समाज हो, जातीय भेद और नस्ल भेद का जो दंश समाज पिछले हजारों वर्ष से झेल रहा है, आज उनके कहानी के रूप में, कथा के रूप में, कविता के रूप में उसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि भारतीय समाज को की आधारभूत जाति व्यवस्था संरचना ने ऊंच नीच और छुआछूत को जन्म देकर दलितों को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। जाति व्यवस्था की वजह से ही उनके विकास के सभी रास्ते बंद हो गए और समाज शोषण उत्पीड़न के शिकार का कारण बना। सवर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, जो अपने आप को साधन संपन्न समाज कह रहा है। उन्होंने निरंतर दलित जाति की सुविधाओं को जकड़े रखा और यह ब्राह्मणवादी चेतना से विरुद्ध दलित चेतना का प्रचार प्रसार होता रहा। ब्राह्मणवादी चेतना एक मिथ्या चेतना है जिसके आधार पर आज हिंदुत्ववादी ताकतें हिंदुत्व का दर्शन विकसित करने की कोशिश कर रही है। यह मिथ्या चेतना ब्रह्म पुराण और उपनिषदों के आधार पर विकसित की गई है। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद जैसी घृणित प्रथा का वैचारिक ढांचा भी इन्हीं मूल्यों पर आधारित है, इन्हीं मूल्यों पर खड़ा है, ताकि दलित समाज विभिन्न जातियों में बंटकर अलग अलग हो जाए और जो सामाजिक जो दायित्व हैं, जो उनको जो लाभ मिलना चाहिए, वो उससे वंचित हो जाए। हजारों वर्ष से सामाजिक संस्कृति के अलावा साहित्यिक अभिव्यक्ति भी इस समाज से वंचित रही है। इससे भारत की सामाजिक संस्कृति विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया में अवरोध पैदा हुआ। हजारों साल तक ब्राह्मणवादी ताकतों दलितों के साहित्य की अभिव्यक्ति रोकने में सफल रही। पहले नाथ सिद्धांतों और फिर मध्ययुगीन निर्गुण संतों, जिसमें संत रैदास और कबीरदास आदि के ब्राह्मणवादी साहित्य संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाकर इस गतिरोध को तोड़ा। संत रविदास ने जो ब्राह्मणवादी सोच थी, मध्यकाल की जो परिस्थितियां थी, उसको अपनी वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उस सोच को निरस्त किया, उस सोच को तोड़ा और जो कुंठित ब्राह्मणवादी विचारधाराएं थी उन पर प्रहार किया। अब दलित साहित्यकारों का यह पहला और जरूरी काम हो जाता है कि वे ब्राह्मणवादी संस्कृति का पोषण करने वाले हिंदुत्व के दर्शन पर सीधा ही
विचार से प्रहार करके यह चेतना और संचेतना करने का काम करें और निरंतर प्रयास करें कि भारत में ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको किस प्रकार से खत्म किया जाए, जाति भेद कैसे खत्म हो, रंग भेद कैसे खत्म हो, क्योंकि जन्म से कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, जन्म तो सबका एक जैसा ही होता है। ये कर्म आधार पर जो हिंदुस्तान में जातियां बटी, जातियां बनाई, ये सब एक सोची समझी चाल थी और हजारों वर्ष तक ये कुंठित समाज, ये शोषित समाज इस बात को झेलता रहा। यह प्रक्रिया दलित साहित्यों के दखल दिए बिना पूरी होती दिखाई नहीं देती, इसलिए पूरे भारत में दलित साहित्यकारों ने एक साथ अपनी सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का इजहार किया। दलितों की साहित्यिक अभिव्यक्ति को अब किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता, क्योंकि दलित लेखक, दलित साहित्यकार इसके प्रति सजग और सतर्क ही नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं। इन दिनों दलित साहित्य की सभी विधाओं में विस्तार हो रहा है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो कथा है और चाहे वो कविता है। देश के विभिन्न प्रतिष्ठित और गैर प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जहां दलित साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ी जाती हैं और पत्र पत्रिकाओं में वो छप भी रही। इस देश में जो ब्राह्मणवादी आलोचक के विरोध की मार झेल रही है और वो ताकतें आज मजबूत हो रही हैं। विरोध के बावजूद दलित साहित्य धीरे धीरे तथा कथित हिंदी हलकों में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है, अपना स्थान बनाई हुई है। और इस दृष्टि से डॉक्टर कुसुम योगी द्वारा समकालीन दलित कहानियां संग्रह आपके सम्मुख है, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जिसमें दलित चेतना के विकास में योगदान देने जाने माने 16 दलित साहित्यकार की कहानियां संकलित हैं। पाठक के हृदय में साहित्य के प्रति सहानुभूति कैसे हो और ये कैसे पता लगे कि साहित्य किस मर्म की अभिव्यक्ति को झेल रहा है और ये साहित्य किस विधा में लिखा गया है और किस परिस्थिति में लिखा गया है, यह समझने की आवश्यकता है, यह सोचने की आवश्यकता है। और 20वीं सदी के अंतिम दशक में इन दलित लेखकों ने कहानी को पढ़कर वह अनुभव किया कि ये दलित जीवन और परिवेश से सीधा संबंध रखने वाली स्वानुभूति पर आधारित यथार्थवादी कहानियां, क्योंकि मैं अपनी संवेदना और सोच के धरातल पर गैर दलितों द्वारा दलित जीवन पर लिखी गई कहानियों से अलग तरह की बात कर रहा हूं, अलग तरह के विचार रख रहा हूं। क्योंकि दलित साहित्य लिखने के लिए, उसकी मर्म को जानने के लिए, उस दुख और पीड़ा को समझने के लिए आपके अंदर उस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर वो पीड़ा होनी चाहिए कि जब आप साहित्य का सृजन कर रहे हैं और दलित साहित्य का सृजन कर रहे हैं, तो जब तक आप उस पीड़ा को नहीं सहन करेंगे, जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तो उसका साहित्य का सृजन करना असंभव। दलित साहित्य मानववादी साहित्य है। जो लोग उसे मानवतावादी ने कहकर समाज को विभाजित करने वाला जातिवादी साहित्य बताकर अपनी हठ धर्मिता का परिचय दे रहे हैं, उन्हें इस दलित कहानियों को भी पढ़ने का कष्ट न कर लेना चाहिए। बिना पढ़े फतवे देना कठमूलापन है जो उसकी ब्राह्मणवादी सोच और संस्कारों को दिखाता है।
श्रवण कितना ही समानता और मानवता की लंबी चौड़ी बातें क्यों ना करे, पर अपने अंदर के ब्राह्मणवादी संस्कारों को छोड़ नहीं सकता। खुद समाज भी अपने अंदर ऊंच नीच की भावना पाले हुए है। दूसरे से घृणा करने वाला खुद छुआछूत पर की महामारी से लिप्त है। इस दृष्टि में मोहनदास नेमिराय की चर्चित कहानी महाशूद्र को देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के उस अंतर्विरोध को दिखाया जिसके प्रति गैर दलित लेखक आंखें मूंदे रहते हैं कि ब्राह्मण भी अपनी जाति में जातिगत भेदभाव को झेल रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह ब्राह्मण से मां ब्राह्मण जरूर बन जाता है, शमशान से आचार्य की उच्च सूरत को दिखाता है। अगर सामाजिक दंश और राजनीतिक दंश और साहित्यिक पीड़ा को दलित साहित्यकारों ने झेला है, उन घटनाओं को उन्होंने झेला है। मोहनदास नेमिराय ने उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, उनके गांव में जो घटनाएं घटी, उस समाज में जो घटनाएं घटी, उसी को उन्होंने व्यक्त किया है। और उन्होंने इस अभिव्यक्ति के साथ, इस सोच के साथ, इन सभी पीड़ाओं के साथ और इसके बावजूद दलित साहित्य में दलित नारियों के प्रतिरोध की चेतना जो उन्होंने जगाई, क्योंकि उसमें जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर अपनी हार को जीत में बदलने का विश्वास पैदा किया है। दलितों की नई पीढ़ी उस विश्वास को और मजबूत आधार देना चाहती है और उसको शक्त बनाने का काम कर रही है और मजबूती देने का काम कर रही है। यह अंत नहीं है। तुम्हें या तुमने हमें ताकत दी है हार को जीत में बदलने की, लोगों में विश्वास जगाकर, ताकि फिर कोई विषम मोरा न बन सके। मित्रों, कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो पटल पर नहीं आती हैं। दलितों के साथ जो अत्याचार होता है वो मीडिया भी दिखाने में चूक करता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, और पंचायत के तौर पर ही उसको वहीं सुलझा दिया जाता है। क्योंकि सामाजिक जो दायरा है, जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, वह नित्य प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। दलितों का यह विश्वास उसकी ताकत बन गया है और वह अपनी इस ताकत को पहचानने में कोई भूल नहीं करता है, पहचानने लगा है। परिवर्तन कहते हैं प्रकृति का नियम है, लेकिन बदलाव या इंसान की फितरत में है। सामाजिक परिवर्तन के नए जो आयाम हैं, नए जो उभार हैं, वो दलितों के समय के अनुसार बदलना शुरू हो गए हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने परंपरागत पेशों को परित्याग करने लगे हैं, जैसा कि स्वर्ण जातियां आधुनिक समय के अनुसार नए नए पेशे अपनाकर अपना जीवन स्तर ऊपर उठा रही है। लेकिन वे दलितों को ऐसा करने से रोकना चाहते हैं, रोक रहे हैं, ताकि वे समय के साथ न बदलें। किसना ने दृढ़ का परिचय देते हुए कह दिया कि वे ठाकुर रघु की मरी हुई गाय को नहीं उठाएंगे, जो करना है सो करो। रघु ठाकुर ने थानेदार के सहारे यह काम करवाना चाहा। दलित उसकी धमकियों की परवाह न करके अपने फैसले पर अडिग रहा। एकता का परिचय देते हुए थानेदार ने कहा, क्या आप यही चाहते हैं कि हम जीवन भर गांव के मरे जानवरों को उठाते रहें? अब समय बदल रहा है, लोग अपना पुश्तैनी धंधा छोड़कर
दूसरे कार्यों में लग गए हैं। अब इस प्रकार के कार्य हम नहीं करेंगे। मित्रों, समय बदला, परिस्थितियां बदली, विचार बदले और समय की पराकाष्ठा को अंतिम रूप देने के लिए दलितों ने दलित साहित्य की रचना की। हजारों साल का लंबा इतिहास बताता है कि दलित जातियों के विरुद्ध राजनीतिक सामाजिक स्तर पर स्वर्ण जातियों के बीच मजबूत गठबंधन रहा है। स्वर्ण जातियों की वर्गीय एकता कहना ज्यादा ठीक रहेगा। आजादी के इस 50 से 72 सालों तक, आज आजादी के 72 वर्ष के बाद भी दलित साहित्य की राजनीति, दलित साहित्य की कहानी, दलित साहित्य का संग्रह या कहानी का जो रूप परिवर्तन हुआ है, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है, जो न्याय परिवर्तन हुआ है और जो आंदोलन दलितों में परिवर्तन के रूप में बदले हैं, उसी का नतीजा है। क्योंकि अब वो जाग गए हैं, अब उनमें चेतना आ गई है। रामकेसर का बेटा कमला श्री मुख मिश्रा के लिए चुनौती बनकर उभर आया। उससे उसका एकाधिक प्रत्यय दलितों को तोड़ने लगा था। वह भूमिहार मुनेश्वर सिंह की शरण में दौड़ता हुआ गया। जब भी ब्राह्मणवाद पर खतरा आया, वह सामंतवाद की शरण में चला। मित्रों, ये अब परिवर्तन की जरूरत है, विचारों को बदलने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है और संघर्ष की राह में अपने आप को आगे ले जाने की जरूरत है। जो रोध और प्रतिरोध अब बढ़कर इतना उच्च सीमा तक पहुंच गया है और उसका पूरा जिम्मेदार भारतीय समाज है। और अगर हम अंतिम दशक की बात करें तो दलित साहित्यकारों ने जो सामाजिक आर्थिक उत्थान पर जो ज़्यादा जोर दिया है, उसमें सबसे जो प्रेरणादायक हैं और जिनके विचारों ने, जिसके संघर्ष ने इस मुकाम तक पहुंचाया, कोई और नहीं है, भारत के युग पुरुष और भारत के ही नहीं पूरे विश्व के जिन्होंने जीवन दर्शन दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके विचारों से मुख्य धारा में शामिल होने के लिए और मुख्य धारा तक पहुंचाने के लिए उनकी मेहनत और उनका आशीर्वाद सदा उस समाज के साथ रहा है। आदर्शवादी नजरिए से जो लिखी गई कहानियां हैं, जो समाज के अंतर विरोध और चित्रों की आंतरिक द्वंद को ठीक से समझने की आवश्यकता है और उसी दृष्टि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं तो इतनी बात जरूर कहूंगा कि दलित साहित्य में दलित चेतना की विद्रोही प्रकृति ही उसका मुख्य स्वर नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव और मानवीय संबंधों की नई व्याख्या भी प्रमुखता से उसके साहित्य में, उसकी कहानी में, उसके गद्य में स्थापित हुई है। मानवीय संबंधों के गतिशील पक्षों को भी वे पहचान रहे हैं। इस दृष्टि से कुछ कहानीकार, कुछ लेखक इस परिप्रेक्ष्य में कहानी की विधा को, लेखक और साहित्य की विधा को कोशिश कर रहे हैं
कि विंगित हजारों वर्षों से जो समाज दंश झेल रहा है उसको स्पष्ट रूप से समाज के बीच में प्रेषित करने का काम किए। तो स्पष्ट है दलित साहित्य दलित समाज की समस्याओं को, उसके विभिन्न पक्षों के विविध आयामों को, अभिव्यक्ति को, ईमानदारी को, कोशिश को और इससे भी आगे बढ़कर उसकी उम्मीद को, जीवनानुभवों को विस्तृत करते हुए कलात्मक की नई ऊंचाइयों को छूते हुए दलित साहित्य की नई ऊंचाइयों को आयाम देने के लिए, दलित साहित्य को और समृद्ध करने के लिए और मजबूती देने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। मित्रों, ग्लोबल लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि नित्य प्रतिदिन डाले गए साहित्यिक व्याख्यान आप तक पहुंच सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।